ओके बच्चों, नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी बोल सकते हो, आयनाइजेशन पोटेंशियल बोल सकते हो, या इसी को अपन आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज दिस? तो बच्चों, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेयर? फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल, फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेस एटम। आइसोलेटेड गैसेस एटम ले लिया, ठीक है, उसके आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन अपने आपको रिमूव करना है। जितनी एनर्जी आप सप्लाई करना चाहते हो या जितनी मिनिमम एनर्जी देने पर वो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, उसको अपन बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आपको अच्छे से पता है कि अगर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन काम कर रहा होगा, तो उसको न्यूक्लियस के अट्रैक्शन को ब्रेक करके ना, उसके और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो हमें कुछ ना कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो जितना मिनिमम एनर्जी सप्लाई करने पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है, दैट एनर्जी इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आप देख सकते हो कि हमने एक इक्वेशन में यहां पे लिखा हुआ है कि भाई एक्स गैस है, एक्स प्लस गैस बना, वाई मतलब बाई रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जितनी एनर्जी हम लोग इस प्रोसेस में सप्लाई की है, दैट इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा बच्चों, ध्यान रखना, क्या इस प्रोसेस में हमने एनर्जी सप्लाई किया है, इसलिए जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, या आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन रिमूवल फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम इज एंडोथर्मिक इन नेचर। अब नेक्स्ट आती है बात बेटा कंपैरिजन ऑफ आईपी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अलोंग द पीरियड की। किसकी? अलोंग द पीरियड। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि मैंने जब भी बोला आपसे कि अलोंग द पीरियड कोई भी प्रॉपर्टी में जो मेजर रोल प्ले करता है वो करता है जेड इफेक्टिव। तो बच्चों, आईपी और जेड इफेक्टिव में डायरेक्ट रिलेशन होता है, मतलब अगर जेड इफेक्टिव बढ़ा तो आईपी इंक्रीज कर जाता है। कैसे? अगर आप जेड इफेक्टिव बढ़ाओगे तो क्या होगा, न्यूक्लियस का आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और यू आर सपोज टू सप्लाई मोर एनर्जी इन ऑर्डर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। तो जितना ज्यादा आप जेड इफेक्टिव बढ़ाओगे आपको एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा, मतलब आईपी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए ले सकते हो आप कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। आपने ऐसे ही 4 एलिमेंट ले लिए, सेम पीरियड के हैं, तो आप इधर से जब जाओगे लेफ्ट से राइट में, तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज करेगा, इसलिए आईपी भी इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट फैक्टर जो देखा जाता है अलोंग द पीरियड में वो है इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन वाला फैक्टर। देखो np3 और np4, np3 और np4। तो np3 कंफर्मेशन कंटेनिंग जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर हैविंग मोर आईपी, ठीक है, एज कंपेयर टू np4। क्यों? ये ज्यादा स्टेबल होते हैं, हाफ फील्ड है, ज्यादा स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल इसका मतलब इलेक्ट्रॉन बड़ी मुश्किल से बाहर निकलेगा, या आप बोल सकते हो कि ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इसलिए आईपी का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा हो जाएगा। किसके लिए? np3 कंफर्मेशन। लेकिन ध्यान रखना किसके कंपेरिजन में, np4। ऐसा नहीं कि np3 का np5 से भी ज्यादा हो जाएगा, नहीं, np3 का आईपी np4 से ही ज्यादा रहेगा। ठीक है, ठीक। और एक बात इसमें और नोट करने वाली बात है कि ये कॉन्सेप्ट वैलिड अप टू 4th पीरियड, मतलब ये 4th पीरियड तक ये कॉन्सेप्ट वैलिड होता है, उसके नीचे नहीं। आइए देखते हैं एग्जांपल। जैसे हमने नाइट्रोजन ऑक्सीजन लिया, ये np3, ये np4, ऑक्सीजन np4, तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का आईपी ज्यादा हो जाएगा। ऐसे ही फास्फोरस का सल्फर से ज्यादा है, आर्सेनिक का सेलेनियम से ज्यादा है। लेकिन ध्यान रखना Sb और Te क्या ये 5th पीरियड का केस हो गया दोनों के लिए? ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, जो कॉन्सेप्ट है np3 का ज्यादा होता है np4 से, वो किसके लिए वैलिड होता है, कहां तक वैलिड होता है, 4th पीरियड तक, मतलब यहां तक वैलिड है। ये 5th पीरियड वाली बात है, तो जो जेड इफेक्टिव वाला फैक्टर है वो डोमिनेट कर देगा, और उसी हिसाब से देखा जाएगा, और उस हिसाब से टीई का आईपी ज्यादा हो जाएगा, किससे, एसबी से। ठीक है, नेचुरली। अब नेक्स्ट फैक्टर जो अलोंग द पीरियड देखा जाता है वो देखा जाता है NH2। इस कन्फिगरेशन NH2 कन्फिगरेशन का जो आईपी होता है वो np1 से ज्यादा होता है। बोलते हैं ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट। इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज पेनिट्रेशन इफेक्ट? तो बेटा जो s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल होते हैं, f ऑर्बिटल होते हैं, उनकी क्लोजनेस न्यूक्लियस से जो क्लोजनेस होती है उसको अपन बोलते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो जो s ऑर्बिटल है दैट इज क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए यू आर सपोज टू सप्लाई ग्रेटर एनर्जी, मोर एनर्जी, दैट्स व्हाई वैल्यू ऑफ आईपी विल इंक्रीज। ठीक है,
इसलिए क्या होता है NH2 का, क्योंकि S से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है ना, तो इसलिए NH2 का IP NP1 से ज्यादा होता है ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट। ठीक है जी, अब ये किसके लिए वैलिड है देख लो, ये हमेशा वैलिड तब तक रहेगा, ये इसके वैलिड होने का एक केस है कि जो NH2 NP1 कन्फिगरेशन कंटेनिंग जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर में डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 का होना चाहिए। तो जब तक ये 1 का डिफरेंस है, ये NH2 NP1 वाला जो रिलेशन मैंने आपको बताया है IP से रिलेटेड, वो होल्ड करेगा। लेकिन ध्यान रखना इसमें एक एक्सेप्शन भी है, कैल्शियम और गैलियम में ये रूल लगता है, तब भी लगता है जब इन दोनों का जो डेल्टा जेड है या एटॉमिक नंबर में डिफरेंस 11 का है। नॉर्मली कब काम करता है, जब डेल्टा जेड का डिफरेंस कितना होता है, 1। तो आप एग्जांपल दे सकते हैं, बेरिलियम बोरॉन में बेरिलियम का IP ज्यादा होगा क्योंकि NH2 है। ऐसे मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में NH2 ये है, NP1 ये है एल्यूमिनियम, तो मैग्नीशियम का IP ज्यादा हो जाएगा। जिंक गैलियम में, जिंक क्या है, NH2 है, गैलियम क्या है, NP1 है, इसलिए जिंक का IP गैलियम से ज्यादा होता है। सिमिलरली अगर हम लोग Hg और Tl की बात करें, ठीक है, मतलब मरकरी और थैलियम की बात करें, तो भी यहां पे क्या है, ये Hg NH2 है, ये NP1 है। तो जब भी आप NH2 और NP1 में कंपैरिजन करोगे तो NH2 का IP क्या होता है, NP1 से ज्यादा होता है। अब बच्चों इतना समझने के बाद पीरियड में जो जो फैक्टर IP को अफेक्ट करते हैं उसको समझने के बाद एक काम करते हैं, अपन सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट पूरे लेते हैं और उसमें IP का पूरा ऑर्डर देखते हैं कैसे वेरी करने जा रहा है। ठीक है, तो हमने लिथियम से लेकर के नियॉन तक एलिमेंट लिख लिया जो सेकेंड पीरियड का पार्ट है। तो जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट यही है ना कि इधर से इधर जा रहे हो, लेफ्ट से राइट, जेड इफेक्टिव बढ़ाओगे तो IP इंक्रीज करेगा। जी हाँ, लेकिन ध्यान रखना वो कॉन्फ़िगरेशन वाले जो एबनॉर्मल बिहेवियर है IP के, वो भी हमें याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा कि NH2 NP1 में NH2 का ज्यादा होता है और NP3 और NP4 में NP3 का IP ज्यादा होता है। तो उस बात को हम दिमाग में रखेंगे। तो इधर से इधर गए, जेड इफेक्टिव बढ़ा, IP बढ़ा, ठीक। लेकिन ध्यान रखना बेरिलियम और बोरॉन का पोजीशन आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, ये बेरिलियम यहां रहेगा, बोरॉन यहां हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपने ये रिलेशन पढ़ा है अभी। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में भी पोजीशन चेंज हो जाएगी, और ये पोजीशन चेंज करने के बाद और जेड इफेक्टिव लगाने के बाद क्या देखो आंसर आ रहा है, लिथियम सबसे कम। ठीक है, फिर बोरॉन, फिर बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, ये IP का ऑर्डर हो गया। इससे आप क्लियरली देख सकते हो कि जो फर्स्ट डे वाले एलिमेंट है या जिसको हम लोग अल्कली मेटल बोलते हैं, उनका IP अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में मिनिमम होता है, और जो इनर्ट गैसेस हैं उनका IP अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में क्या होता है बेटा, हाईएस्ट होता है। और अगर आप कहोगे सर जी थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के लिए IP का ऑर्डर कैसे निकालेंगे, एग्जैक्टली द सेम वे वी हैव कंपेयर्ड IP ऑफ सेकेंड पीरियड, वैसे ही हमें थर्ड पीरियड का भी कंपेयर करना है, सेम कॉन्सेप्ट विल बी अप्लाइड। ठीक है, ओके बच्चों। अब नेक्स्ट जो वेरिएशन देखना है, हमें कंपैरिजन करना है, वो है डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप IP जो होता है साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, या नंबर ऑफ शेल के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि साइज और नंबर ऑफ शेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जब हमें डाउन द ग्रुप कंपेयर करना होता है तो हम नंबर ऑफ शेल देखते हैं। नीचे जाने पर क्या होगा बेटा, डाउन द ग्रुप जाने पर नंबर ऑफ शेल क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। और नंबर ऑफ शेल अगर इंक्रीज करेगा तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी, और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल पर कम हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का रिमूवल आसान हो जाएगा और IP कम हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर आप नंबर ऑफ शेल बढ़ाओगे, ठीक है, तो अट्रैक्शन कम होने की वजह से IP भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इनवर्स रिलेशन हो जाएगा, सेल नंबर बढ़ाओगे IP कम हो जाएगा। आइए एग्जांपल देखते हैं, बेरिलियम से लेकर मान लो हम लोग बेरियम तक गए, आप देख सकते हो नीचे जा रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा, नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा तो IP क्या हो जाएगा, कम होगा। मतलब डाउन द ग्रुप जाने पर IP कम होता है, सिंपल सी बात। तो आप देख सकते हो BE क्या होगा, BE का IP हाईएस्ट और बेरियम का IP क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा। ठीक, ऐसे हीलियम से जिनॉन तक जाएंगे, ठीक है, हीलियम से जिनॉन तक जाएंगे तो क्या होगा, IP डिक्रीज होता जाएगा। ठीक, अच्छा नेक्स्ट क्या है बेटा, इफेक्ट ऑफ लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन ऑन IP ऑर्डर। तो डाउन ग्रुप जाते हो तो आपको कई जगह लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन भी मिलता है देखने को, और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन भी मिलता है देखने को। तो इनका क्या इंपैक्ट होता है IP ऑर्डर पर, तो इसका एक सिंपल सा रूल बना सकते हैं कि जहां पर भी लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन या ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज
अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है, वहां नीचे वाले एलिमेंट का, है ना, वो एलिमेंट जो नीचे आता है उसका आईपी ऊपर वाले एलिमेंट से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। जैसे आप 4D और 5D में जानते हो, डी ब्लॉक में 4D सीरीज और 5D सीरीज में साइज लगभग इक्वल होता है। अगर हम लोग थर्ड बी की बात छोड़ दें, अगर हम लोग थर्ड बी की बात छोड़ दें एक्सेप्ट थर्ड बी, तो ये होल्ड करता है सभी डी ब्लॉक पर। ठीक, 4D सीरीज का साइज और 5D सीरीज के साइज जो होती है एलिमेंट्स की, वो अप्रोक्सीमेटली क्या होती है बेटा, इक्वल होती है। लेकिन अगर 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट्स के आईपी की बात करें तो 5D का आईपी 4D से ज्यादा होगा। वजह अगर आपको बोलना है क्यों, तो 5D में क्या होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन काम करता है भाई। 5D सीरीज के एलिमेंट के लिए क्या 4F कंप्लीट होता है तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन काम करेगा, और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन अगर आप काम करेगा तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो आईपी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 4D और 5D में किसका आईपी ज्यादा होगा, 5D का। पी ब्लॉक की बात करते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था कि एल्यूमिनियम गैलियम की साइज अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है, या मोर प्रिसाइजली एल्यूमिनियम थोड़ा सा बड़ा होता है किससे, गैलियम से। तो साइज अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, तो नीचे वाले का आईपी मतलब गैलियम का आईपी एल्यूमिनियम से ज्यादा होगा, ड्यू टू हाई जेड इफेक्टिव ऑफ गैलियम, ड्यू टू पुअर शेडिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, या बोले तो ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो गैलियम का आईपी ज्यादा होता है किससे, एल्यूमिनियम से। अब अच्छा, इंडियम और थैलियम में देखो, क्या थैलियम में फिर से बोलो, थैलियम में फिर से 4F कंप्लीट होता है, 4F 14 होता है, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन काम कर रहा है, तो जेड इफेक्टिव ज्यादा है, इसलिए थैलियम का आईपी इंडियम से ज्यादा होता है। ठीक है, अच्छा, इनफैक्ट थैलियम का आईपी अपने ग्रुप में सेकेंड हाईएस्ट होता है, मतलब बोरॉन के बाद जो दूसरे नंबर पे आता है आईपी के मामले में, वो कौन आता है, थैलियम आता है। अच्छा, पीबी और एसएन की बात करते हैं, एसएन और पीबी की बात करते हैं, तो फिर से वही बात, पीबी में क्या होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन काम कर रहा है, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, और जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो जेड इफेक्टिव ज्यादा तो आईपी ज्यादा। ठीक है, तो साइज में बेटा इन दोनों साइज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन जेड इफेक्टिव नीचे वाले काफी ज्यादा होता है, इसलिए नीचे वाले का आईपी ऊपर वाले के आईपी से ज्यादा हो जाता है। ठीक, मतलब पीबी का आईपी एसएन से ज्यादा, थैलियम का आईपी इंडियम से ज्यादा। ठीक है, और वजह अगर आपको कोई पूछे तो क्या बोलोगे, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। आइए आगे बढ़ते हैं। आईपी ऑर्डर फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज एंड आयंस ऑफ सेम एलिमेंट। ठीक है, तो ध्यान रखना इनके लिए जो आईपी का ऑर्डर निकलता है वो किससे निकलता है, विद द हेल्प ऑफ जेड इफेक्टिव, विद द हेल्प ऑफ जेड इफेक्टिव। आपको पता है कि आईपी और जेड इफेक्टिव में डायरेक्ट रिलेशन होता है, और आपको यह भी पता है कि जेड इफेक्टिव निकाला जो जाता है आइसोइलेक्ट्रॉनिक के लिए या आयंस ऑफ द सेम एटम के लिए, वो ये रिलेशन फॉलो करता है, जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि इन के लिए, मतलब आइसोइलेक्ट्रॉनिक के लिए और आयंस ऑफ द सेम एटम के लिए, आईपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, मतलब हम लोग चार्ज देखकर ही डायरेक्टली आईपी कैलकुलेट कर सकते हैं, बोले तो कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है उसका आईपी ज्यादा, जिसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा उसका आईपी कम। आइए देखते हैं एग्जांपल लेकर के। O-2, F- Ne, Na plus Mg plus 2, they all are isoelectronic with 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो होगा क्या कि इधर से इधर देखो जा रहे हो तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, और अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो आईपी बढ़ जाएगा, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक, ऐसे बेटा देखो O-2 है, O- है, O है, O+ है। अब इधर से उधर जा रहे हो, O-2 से O+ की तरफ जा रहे हो, तो क्या पॉजिटिव बढ़ रहा है, पॉजिटिव बढ़ने का मतलब जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ने का मतलब आईपी बढ़ जाना, तो पॉजिटिव जैसे पॉजिटिव उधर जाओगे आईपी बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक है, सिंपल है। अब Iron+2, Iron+3, किसके पास पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, दोनों के पास पॉजिटिव है, तो किसके पास ज्यादा पॉजिटिव है, Iron+3। ठीक है, ठीक है ना, यहाँ Fe+3 पर पॉजिटिव ज्यादा है, इसलिए Fe+3 का आईपी ज्यादा हो जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट हमें पढ़ना है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। क्या पढ़ना है, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। ऐसा नहीं होता कि केवल एटम में एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहे, और भी पॉसिबिलिटी है, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब 1 by 1 निकाले जाते हैं तो उसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। भाई पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो कुछ अलग एनर्जी देनी पड़ेगी, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे समथिंग डिफरेंट एनर्जी आर रिक्वायर्ड, है ना। तो ऐसे ही थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो अलग एनर्जी
जरूरत पड़ेगी। तो ये सब जो 1 by 1 इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल रहे हैं, तो इसमें जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उसको अपन बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब जैसे देखो, अगर मान लो हमारे पास m गैस है, हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला और m प्लस बना दिया, तो इसमें जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उसको अपन IP1 बोलेंगे। ठीक है ना। अच्छा जी, और अगर मान लो हमने m प्लस से m प्लस 2 बना रहे हैं, ठीक, हम क्या बना रहे हैं, m प्लस 1 से m प्लस 2, तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको IP2 बोलेंगे, और प्लस 2 से प्लस 3 क्या हो जाएगा बेटा, IP3 हो जाएगा। समझ रहा है? तो ये हो गया। अच्छा, अब ध्यान से देखो कि अब हम लोग अगर कंपेयर करना चाहते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी किसी सेम एलिमेंट के लिए, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी अगर हम लोग कंपेयर करना चाहते हैं तो क्या ऑर्डर आएगा देखो। तो जैसे मान लो m है, m प्लस है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकला है उस पर फोकस करो। m है, m प्लस है, m प्लस 2 है, तो m प्लस m प्लस 2, जेड इफेक्टिव ऑर्डर क्या होगा, पॉजिटिव बढ़ा रहा हो तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, और अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा तो एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी क्या होगी, इनहेंस हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक। अच्छा, एक बात बताओ, m से जो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसमें एनर्जी जो रिक्वायर्ड है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, IP1। m प्लस से तो IP2 बोलते हैं, और m प्लस 2 से जो इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो एनर्जी रिक्वायर्ड को IP3 बोलते हैं। तो अब देखो ध्यान से, यहां पे क्या है, m प्लस 2 का जेड इफेक्टिव हाईएस्ट है, इसका मतलब यहां से एनर्जी, यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूवल क्या है, मोस्ट डिफिकल्ट है, अगर इन तीनों का कंपेरिजन किया जाए तो। ठीक, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इसका मतलब यह है कि m प्लस 2 से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमको हाईएस्ट एनर्जी देना पड़ेगा, और m प्लस 2 से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देते हैं उसको IP3 बोलते हैं। तो IP3 का वैल्यू क्या होगा, हाईएस्ट होगा। IP3 का वैल्यू क्या होगा, हाईएस्ट। ठीक है भाई, और मिनिमम कहां होगा, कि जेड इफेक्टिव यहां मिनिमम है, तो m से इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी मिनिमम रिक्वायर्ड होगी, और m से इलेक्ट्रॉन निकालने को हम लोग क्या बोलते हैं, कितनी एनर्जी देते हैं, IP1। तो IP1 सबसे कम और IP3 की वैल्यू सबसे ज्यादा। ठीक है, तो अपन एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, कि IP1, IP2, IP3 में, IP1, IP2, IP3 में IP3 की वैल्यू हाईएस्ट होगी, और अगर यहीं पर IP4 भी होता तो IP4 की वैल्यू और ज्यादा होती, IP5 की वैल्यू और ज्यादा होती। तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा इंक्रीज करती है, सेम एलिमेंट के लिए सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमेशा इंक्रीज करती है। ठीक है बच्चों, ठीक है भाई। अब एक काम करते हैं, हम लोग IP2 कंपेयर कर रहे हैं, एक क्वेश्चन लिखा है आपके सामने मैंने, कंपेयर IP2 ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ठीक है, तो सबसे पहले देखो IP2 कंपेयर करने के लिए करना क्या होता है, देखो ध्यान है ना, ये देखो m प्लस से इलेक्ट्रॉन निकालना, m प्लस से इलेक्ट्रॉन निकालना है, प्लस 1 से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको IP2 बोलते हैं। ठीक है, ठीक। अगर बेटा देखो ध्यान से, अगर हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन और फ्लोरीन है, जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ऐसे ही अगर हम लोग अगर इसको कंपेयर करना स्टार्ट कर दें, तो जो हम लोग कंपेयर कर रहे हैं वो IP1 है, जो हम लोग कंपेयर कर रहे हैं वो क्या है, IP1 है। और IP1 या IP एक ही बात होती है बच्चों। अगर कभी आपसे IP कंपेयर करने के लिए बोले और कुछ मेंशन ना करे कि IP1 है कि IP2 है IP3 है क्या है, तो आप IP1 ही एज्यूम करके चलेंगे। ठीक है, ठीक। तो आप देख सकते हो कि बहुत सिंपल तरीका है इसको कंपेयर करने का, आप जानते हो पहले से भी। इधर से ऑक्सीजन से फ्लोरीन की तरफ जाएंगे, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो IP बढ़ जाएगा। लेकिन बात यहाँ IP2 की हो रही है, बात क्या किसकी हो रही है, IP2 की। और IP2 कंपेयर करने के लिए आपको पता है कि आपको क्या बनाना पड़ेगा, +1 बनाना पड़ेगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना होगा फिर कंपेयर करना स्टार्ट करना होगा। ठीक, क्योंकि भाई देखो IP2 क्या होता है भाई, +1 में से इलेक्ट्रॉन निकालने में कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, तो हमें +1 बनाना पड़ेगा, तभी तो समझेंगे कि ज्यादा देना पड़ेगा एनर्जी कम देना पड़ेगा। ठीक, तो हमने क्या किया, एक ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो ऑक्सीजन 2p3 बन गया, और एक फ्लोरीन से निकाल लिया तो फ्लोरीन क्या बन गया, 2p4 बन गया। ठीक है बेटा। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद एक 2p3 हो गया, एक 2p4 हो गया। अब बच्चे 2p3 जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हाफ फील्ड है, स्टेबल है, इसलिए 2p3 कन्फिगरेशन का IP 2p4 से ज्यादा होता है, इसलिए सेकेंड IP ऑक्सीजन का ज्यादा रहेगा फ्लोरीन से। ध्यान रखिएगा, सेकेंड IP ऑक्सीजन का ज्यादा है फ्लोरीन से, लेकिन फर्स्ट IP देखो फ्लोरीन का ज्यादा है ऑक्सीजन से। ठीक है, तो कंपेयर करने का लॉजिक यही है बच्चे कि अगर आपको IP1 कंपेयर करना है या IP कंपेयर करना है तो जैसा है सिस्टम, जैसा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, उसी से कंपेयर करना स्टार्ट कर लो। और अगर आपको IP2 कंपेयर करना है तो सबसे पहले आप यूनिपॉजिटिव बना लो, क्या इलेक्ट्रॉन एक निकाल लो, यूनिपॉजिटिव आयन बना लो। अब कंपेयर करके देखो कि क्या
एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, ज्यादा है कि कम है। ठीक है, समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कंपेयर आईपी ऑफ ऑक्सीजन फ्लोरीन सल्फर क्लोरीन, ऑक्सीजन फ्लोरीन सल्फर क्लोरीन। ठीक, अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो चार एलिमेंट आपके सामने हैं, ये न एक पीरियड के हैं न एक ग्रुप के हैं। ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं कि इसको ठीक से अरेंज करते हैं ग्रुप वाइज। देखो ऑक्सीजन सल्फर को हमने एक साथ ले लिया और फ्लोरीन क्लोरीन को एक साथ ले लिया, तो हो गया अरेंज। अब बच्चों ध्यान रखना कि सबसे पहले हम लोग पीरियड नंबर को प्रेफरेंस देते हैं, मतलब सबसे पहले हम लोग आंसर पीरियड नंबर के हिसाब से देखने की कोशिश करते हैं, शेल नंबर के हिसाब से। तो देखो बेटा, आपको पता है कि सेकंड पीरियड का जो एलिमेंट होता है उसका आईपी थर्ड पीरियड के आईपी से ज्यादा होता है, पता है बात? ठीक है, क्योंकि नीचे जाने पर पीरियड नंबर, अगर आपको पता ही है पहले से, नीचे जाने पर पीरियड नंबर क्या होता है, बढ़ता है और आईपी कम होता है। तो सेकंड पीरियड का आईपी थर्ड पीरियड से ज्यादा होता है। अब क्या करें आगे? अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड पीरियड का सेकंड पीरियड से कंपैरिजन कर लेंगे और थर्ड पीरियड का थर्ड पीरियड से कंपेयर कर लेंगे, और सेकंड पीरियड के आईपी को, सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट के आईपी को थर्ड पीरियड से ज्यादा दिखा देंगे। अब देखो ऑक्सीजन फ्लोरीन में किसका ज्यादा? फ्लोरीन का। सल्फर क्लोरीन में क्लोरीन का। ठीक है, अब हम लोग बहुत सिंपल तरीके से क्या कर देंगे भाई, बहुत सिंपल तरीके से क्या कर देंगे, फ्लोरीन का ज्यादा फिर ऑक्सीजन का, भाई सेकंड पीरियड वाला हो गया। फिर थर्ड पीरियड वाला को ले लो, क्या होगा थर्ड पीरियड में? सल्फर हो जाएगा, सॉरी क्लोरीन हो जाएगा, फिर लास्ट में सल्फर। ये आईपी का ऑर्डर हो जाएगा। किसका ऑर्डर हो जाएगा? आईपी का ऑर्डर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कंपेयर आईपी ऑफ लिथियम प्लस एंड हीलियम, और सेकंड क्वेश्चन क्या है, नियॉन एंड नियॉन प्लस। तो अगर हीलियम और हीलियम प्लस की बात, हीलियम और लिथियम प्लस की बात करें, हीलियम और लिथियम प्लस की बात करें, तो बोथ आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक टू ईच अदर हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब आइसोइलेक्ट्रॉनिक मैंने क्या बताया था कि चार्ज देखते ही आंसर निकाल सकते हो। जहां पर पॉजिटिव ज्यादा होता है वहां आईपी ज्यादा होता है, बताया था। ठीक, तो यहां पर लिथियम प्लस इसका स्क्वायर पॉजिटिव ज्यादा है, इसलिए इसका आईपी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। नेक्स्ट देखो, नियॉन है और नियॉन प्लस है। कौन सा केस है ये? आयंस ऑफ द सेम एलिमेंट। तो ध्यान रखना बेटा, आयंस ऑफ द सेम एलिमेंट में कुछ भी हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पर मैटर नहीं करता है। कोई बच्चे सोचते हैं कि नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये है, नियॉन प्लस का ये है, तो इसके हिसाब से कुछ आंसर इधर उधर सोचते हैं। नहीं, अगर आयंस ऑफ द सेम एलिमेंट है तो आपको केवल और केवल जेड इफेक्टिव सोचना है। और दूसरी चीज जो मैंने एक रिलेशन बताया था आपको जेड इफेक्टिव के बेसिस पर, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज आईपी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, उसी से करना है। कोई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिमाग में नहीं आना चाहिए। आइए देखते हैं, तो नियॉन है, नियॉन प्लस है। ठीक है, तो इधर से इधर जा रहे हैं, नियॉन से नियॉन प्लस जा रहे हैं, तो क्या पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है? अब पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो आईपी डायरेक्टली लिख देंगे कि बढ़ जाएगा आईपी। तो जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, नियॉन प्लस का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इसलिए इसका आईपी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों, नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ आईपी, आईपी का एप्लीकेशन। ठीक है, देखो क्या क्या एप्लीकेशन होता है। फर्स्ट एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर हमें सक्सेसिव आईपी वैल्यूज दी रहे तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों, चलो हमने एक एटम बना लिया। अच्छा, अब देखो ध्यान से, हमने कुछ ऐसा एटम बनाया जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, देख सकते हो आप, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2 है। ठीक, अब देखो ध्यान से, मान लो हमने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला। ठीक, तो मान लो हमने कुछ एनर्जी दी जिसको अपन क्या बोलते हैं, आईपी1। ठीक, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें कुछ डिफरेंट एनर्जी देना पड़ेगा पहले, मतलब आईपी1 से ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन कुछ एनर्जी देना पड़ रहा है जो आईपी1 से ज्यादा होगा। ठीक है, कितना बोल दिया उसको, आईपी2, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ठीक है, लेकिन जब तीसरा इलेक्ट्रॉन हम लोग निकालेंगे, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन तो बड़े आराम से निकल जाएंगे। ठीक है, लेकिन जब थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो अचानक आपको एक सडन जंप दिखाई देगा। मतलब जब आप आईपी2 तक तो आराम से 2 इलेक्ट्रॉन तो आराम से निकाल लोगे, लेकिन थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आपको एक सडन जंप दिखाई देगा एनर्जी में। वो क्यों दिखाई देगा? वजह यह है बच्चों कि थर्ड इलेक्ट्रॉन जो आप निकालने जा रहे हैं वो इनर शेल से निकालने जा रहे हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो फिनिश हो गए, अब आप इनर शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हो, तो यू आर सपोज टू सप्लाई मोर एनर्जी, क्योंकि यहां पर इस इनर इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा है। ठीक है, अच्छा जी, इसका मतलब यह है कि आईपी2 और आईपी3 के, आईपी2 से आईपी3 में सडन जंप दिखाई देगा। ठीक है, आईपी2 तो आराम से, लेकिन आईपी3 की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए आईपी2 और आईपी3 में सडन जंप दिखाई देगा। ठीक है बच्चे, तो एक कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं कि जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, मान लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग n मान लें,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन को n मान ले, तो IP_n और IP_n+1, ठीक है, IP_n और IP_n+1 के बीच में आपको एक सडन जंप दिखाई देगा, ठीक है। जैसे अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो आपको जंप कहां दिखाई देगा, IP3 से IP4 के बीच में। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो जंप कहां दिखाई देगा, IP4 और IP5 के बीच में, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब यार वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते कैसे हैं, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्मॉलर वैल्यूज ऑफ सक्सेसिव आईपीज, ठीक है। सक्सेसिव आईपीज के जो स्मॉलर वैल्यूज हैं, ठीक है, उनको काउंट कर लीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्योंकि आप बड़े आराम से बोल सकते हो कि जितने स्मॉलर वैल्यूज हैं दे विल इंडिकेट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आप हायर वैल्यू का मतलब क्या है कि आप इनर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो जितने स्मॉलर वैल्यूज हैं आईपी के, ठीक है, वो इंडिकेट करेगा किसको, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है बच्चों। आइए अब एक क्वेश्चन से चीजों को समझते हैं। सक्सेसिव आईपी वैल्यूज किसी एक्स एलिमेंट है, सक्सेसिव आईपी वैल्यूज इन किलो कैलोरी ऑफ एन एलिमेंट एक्स आर गिवन। कैसे, क्या भाई, IP1 इतना दिया है, IP2 600, IP3 650, IP4 710, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में भाई, देन एलिमेंट एक्स में बी, एलिमेंट एक्स क्या हो सकता है। अच्छा जी, तो देखो ध्यान से, अगर आप सक्सेसिव आईपी वैल्यू को कंसीडर करो तो 165 600, देखो 165 के बाद ही आपको एक सडन जंप दिखाई दे दिया, सडन जंप यहां आपको दिखाई दे चुका है, ठीक है। तो स्मॉलर वैल्यूज कितना होगा बेटा, एक ही तो स्मॉलर वैल्यू है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 1, क्योंकि स्मॉलर वैल्यू सक्सेसिव आईपी का एक ही है, उसके बाद तो ग्रेटर वैल्यूज हैं, ठीक। अब देखते हैं इसमें स्मॉलर वैल्यूज 1 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 आ गया, ठीक। तो अब कौन हो सकता है, लिथियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, बोरॉन में 3, सोडियम में कितने होते हैं 1। तो ऐसा लग रहा है कि 1 और 3 दोनों ही आंसर हो सकता है, क्योंकि दोनों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है और हमने निकाला भी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होना चाहिए, ओके। लेकिन बेटा लिथियम पॉसिबल नहीं है आंसर, क्यों, लिथियम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, मैक्सिमम 3। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, 3 होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 3 होता है, तो मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन ही निकल सकते हैं, मतलब लिथियम के लिए मैक्सिमम IP3 डिफाइन होता है, जबकि इसमें क्या दिया है IP4, तो इसलिए IP4 लिथियम के लिए पॉसिबल है ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम, आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम, ओके। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सक्सेसिव आईपी वैल्यूज से हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखो। इफ डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव आईपी वैल्यूज, अगर दो सक्सेसिव आईपी वैल्यू का डिफरेंस 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो एलिमेंट का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगा, देन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट वुड बी मोर स्टेबल। नेक्स्ट क्या है, सेकंड, इफ डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव आईपी वैल्यू, ठीक है, किसी एलिमेंट के दो सक्सेसिव आईपी वैल्यू का जो डिफरेंस अगर कितना हो 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा हो जाए तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट वुड बी मोर स्टेबल। इसको क्वेश्चन समझते हैं, ओके बच्चों। जो पिछला कॉन्सेप्ट है उसका एग्जांपल देखते हैं। देखो हमने लिया M से M प्लस बनाया, ऑब्वियसली आपको पता है कि रिक्वायर्ड एनर्जी IP1 होगा, उसको हमने ले लिया, मान लो ले लिया 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। M+1 से M+2 के लिए दिया गया है IP2, ठीक, कितना 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और M+2 से M+3 में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो 85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जिसको अपन IP3 बोल रहे हैं। ये गिवन है आपको डेटा, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है कि जो M+1, M+2 या M+3 में मोस्ट स्टेबल कौन होगा, स्टेबिलिटी पूछ रहा है, ठीक। अब देखते हैं, चलो हम लोग सक्सेसिव आईपी का डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। अगर हम लोग मान लो ये IP1 और IP2 का डिफरेंस लेते हैं, मान लिया उसको हम लोग डेल्टा IP1 ले लिए, ठीक है। पहला जो सक्सेसिव आईपी का डिफरेंस है उसको अपन ने डेल्टा IP1 ले लिया, तो 15 माइनस 7.5 कितना आया 7.5। क्या ये 7.5 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है। अब आपको पता है कि 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम अगर डेल्टा आईपी होता है तो क्या होता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो अब बताइए +1 और +2 में हायर कौन, +2, इसलिए क्या होगा +2 ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, +2 इज मोर स्टेबल, ठीक। ऐसे अपन क्या करते हैं, सेकेंड सक्सेसिव आईपी का डिफरेंस निकालते हैं, मतलब IP2 डेल्टा IP2 निकालते हैं,
क्या निकालते हैं, डेल्टा IP2। कैसे आएगा बेटा, IP3 और IP2 के डिफरेंस से कितना आएगा, 85 माइनस 15 कितना आ जाएगा, 70। 70 इज ग्रेटर देन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और मैंने आपको बताया था कि अगर डेल्टा IP या सक्सेसिव IP का जो डिफरेंस है, टू सक्सेसिव IP का जो डिफरेंस है, अगर वो कितना आ जाए, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा आ जाए, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल हो जाएगा। अब बताइए +2 और +3 में कौन लोअर है, +2, इसलिए +2 और +3 के बीच में क्या +2 ज्यादा स्टेबल आ जाएगा, ठीक है ना, तो +2 ज्यादा स्टेबल आ गया। तो हम लोगों ने देखा कि +1 +2 में जब कंपैरिजन किया गया तब भी +2 ज्यादा स्टेबल आ रहा है, और +2 और +3 में जब कंपैरिजन किया गया तब भी +2 ज्यादा स्टेबल आ रहा है। तो ओवरऑल मोस्ट स्टेबल कौन आया, +2। तो ओवरऑल M+2 इज मोस्ट स्टेबल, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट एप्लीकेशन है मेटालिक करेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, रिएक्टिविटी, रिड्यूसिंग पावर, ऑल आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू IP, ठीक है। मतलब अगर IP आप बढ़ाओगे तो ये सारी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएंगी। उल्टा सोच सकते हो कि अगर IP की वैल्यू कम करोगे तो सब के सब इंक्रीज कर जाएंगे। तो आप सोचते हैं कैसे, देखो अगर आप IP कम करोगे तो क्या इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान हो जाएगा, और कोई भी एलिमेंट जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कैटायन बनाता है, उसको अपन अच्छा मेटल बोलते हैं। मतलब मेटालिक करेक्टर तब बढ़ जाता है जब IP कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज होता है, ठीक, तो मेटालिक करेक्टर बढ़ जाता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, ऑब्वियसली फिर से आप देखो IP कम करोगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर बढ़ जाएगा। कैसे, इलेक्ट्रॉन IP कम, इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान। तो इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान मतलब क्या है, कैटायन बनाना आसान। और जब कैटायन कोई आसानी से बना रहा है, पॉजिटिव कोई आसानी से बना रहा है, तो बोलते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर बढ़ गया। तो IP कम करोगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर भी बढ़ जाएगा। तो सब इनवर्स रिलेशन, ठीक। रिएक्टिविटी भी वही, मेटल की रिएक्टिविटी का मतलब क्या होता है, इजिली इलेक्ट्रॉन लूज कर देना, तो वो अच्छा मेटल होता है। तो मेटल की रिएक्टिविटी को कैसे हम लोग जस्टिफाई करते हैं कि कौन इजिली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इजिली इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा, जिसका IP कम होगा। तो IP कम तो मेटल करेक्टर ज्यादा। ऐसी रिड्यूसिंग पावर, भाई रिड्यूसिंग पावर भी देख लो, अगर ध्यान से, फिर से मैं बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं सेंटेंस बार बार। IP कम तो इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान, मतलब इजी ऑक्सीडेशन। और अगर किसी का ऑक्सीडेशन इजी होता है तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, मतलब IP कम होने पर रिड्यूसिंग पावर बढ़ जाता है, ठीक है। आइए कुछ एग्जांपल से चीजों को समझते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ में हमने मेटालिक करेक्टर कंपेयर करना है। तो टॉप टू बॉटम गए तो IP आपको पता है कम हो जाएगा, तो मेटालिक करेक्टर बढ़ जाएगा। तो इससे अपन ये भी सोच सकते हैं कि देखो मेटालिक करेक्टर नीचे जाने पर बढ़ता है, टॉप टू बॉटम जाने पर मेटालिक करेक्टर बढ़ता है। सोचो कैसे। और आप जानते भी हो, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड भी है कि नाइट्रोजन, फास्फोरस क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। आर्सेनिक, एंटीमनी मेटलॉइड होते हैं, और बिस्मथ क्या होता है, मेटल होता है। तो आप देख सकते हो कि ऊपर से नीचे जाने पर मेटालिक करेक्टर बढ़ रहा है। शुरुआत में नॉन मेटल, बीच में क्या आ रहा है, मेटलॉइड, और नीचे मेटल ही आ रहा है, मतलब नीचे जाने पर मेटालिक करेक्टर इंक्रीज कर रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, पूछ रहा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। फिर से वही बात, नीचे जाने पर IP क्या होगा, कम होगा, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर बढ़ जाएगा, ठीक। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, क्या पूछ रहा है, रिएक्टिविटी। अभी आपको बताया मैंने कि रिएक्टिविटी क्या होता है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू IP होता है। तो जिसका IP कम होता है उसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। तो टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो IP क्या होता है, कम होगा, और IP कम होगा तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी।